फोरम के बाद दे रहे थे और अब वक्त हो चुका है हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच का। और पूरा सच में आज का विषय है इंडी गठबंधन में जो रार मची हुई है, जो यलगार मचा हुआ है। तो कांग्रेस कभी ग्रैंड ओल्ड पार्टी हुआ करती थी जिसका परचम पूरे देश में लहराता था, लेकिन राहुल गांधी के दौर में यह पहले तो परजीवी पार्टी बनी, अब यह पार्टी वोट कटुआ बन चुकी है। जी हां, राहुल के नेतृत्व में 90 चुनाव हारने वाली कांग्रेस अब जीतने पर कम बल्कि दूसरों को हराने पर ज्यादा फोकस कर रही है, वो भी अपने ही सहयोगियों को हराने पर उसका फोकस है। तो आज पूरा सच में हम आपको बताने जा रहे हैं, राहुल गांधी ने खाई है कसम, ना जीतूंगा ना जीतने दूंगा। राहुल गांधी ने ठाना है केजरीवाल के बाद अब ममता और तेजस्वी को हराना है। आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि जैसे ही राहुल को यह भनक लगी कि इंडी गठबंधन से उन्हें आउट किया जा रहा है, तो उन्होंने पहले ही इंडी गठबंधन को टाटा बाय बाय गुड बाय बोलने का मन बना लिया। लेकिन इंडी गठबंधन से जाते जाते राहुल ने अर्ज किया है कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यानी दिल्ली में केजरीवाल को ठिकाने लगाने के बाद अब राहुल गांधी की कांग्रेस पंजाब में आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए ऑपरेशन पंजा चला रही है। आखिर क्या है ऑपरेशन पंजे का सच, आज हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि राहुल ने बिहार और बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बनाया है कौन सा भस्मासुर प्लान। तो देखते रहिए पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो आज पूरा सच यह है कि मोदी को हराने के मंसूबों के साथ बना इंडी गठबंधन अब छिन्न भिन्न होने जा रहा है। ताजा खबर यह है कि दिल्ली में जिस तरह से राहुल गांधी ने केजरीवाल को ठिकाने लगाया, उसके बाद अब इंडी गठबंधन के बाकी नेता चौकन्ने हो गए हैं। इंडी गठबंधन के नेताओं का अब राहुल गांधी से भरोसा उठ गया है और बाकायदा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो अब अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ममता ने यह भी कह दिया है कि बंगाल में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। वहीं इंडी गठबंधन में लगी आग अब बिहार भी पहुंच गई है। दिल्ली में वोट कटुआ पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस अब बिहार में लालू और तेजस्वी को आंखें दिखा रही है। इस बीच कांग्रेस से सबसे ताजा और बड़ा झटका खाने के बाद केजरीवाल भी एक्टिव हो गए हैं। वो जानते हैं कि कांग्रेस की नज़र उनके पंजाब के विधायकों पर लगी है और कांग्रेस के बड़बोले नेता पंजाब में आम आदमी पार्टी को तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में उन्होंने दिल्ली में आज पंजाब के पार्टी विधायकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है और इस बीच बीजेपी की नज़र इंडी गठबंधन की इस अंदरूनी खींचतान पर लगी है। यहां तक कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार चुनावी जीत के बाद विजयी भाषण में पीएम मोदी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। पिछली बार मैंने कहा था कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। साथियों, कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है और इनका तरीका भी बड़ा मजेदार है। आज की कांग्रेस अपने सहयोगों की जो भाषा है, जो उनके एजेंडा है, उसी को चुराने में लगी हुई है। उनके मुद्दे चुराती है, फिर उनके वोट बैंक में सेंध मारती है। तो हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे। ये शेर आजकल राहुल गांधी की राजनीति पर पूरी तरह से फिट बैठ रहा है। राहुल ने दिल्ली में यही किया, 0 सीट लेकर खुद भी डूबे और 14 सीटों पर आपको हरवाकर केजरीवाल को भी साथ लेकर डूब गए। अब सवाल उठता है कि कुछ महीने पहले तक केजरीवाल के साथ गलबहियां करने वाले राहुल गांधी ने दिल्ली में केजरीवाल की लुटिया क्यों डुबो दी। दरअसल इसके पीछे राहुल गांधी का लंबा प्लान है। यह प्लान कैसे और क्यों रचा गया, आइए इसका पूरा सच जानते हैं। देखिए, राहुल गांधी जानते हैं कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल इंडी अलायंस में कांग्रेस को पीछे धकेलकर खुद कमान अपने हाथों में लेने का प्लान बना चुके हैं। तो इसलिए राहुल ने इंडी गठबंधन में अपने प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाने का
पूरा प्लान तैयार कर लिया है और पहला शिकार किया अरविंद केजरीवाल का। केजरीवाल अगर दिल्ली का चुनाव जीत जाते तो वो इंडी गठबंधन में एक बड़ा चेहरा बन सकते थे। राहुल के लिए वो चुनौती थे। राहुल केजरीवाल को हराकर उनकी दावेदारी को ही खत्म कर दिया राहुल ने। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने केजरीवाल का साथ देने की घोषणा की थी। यहां तक कि अखिलेश ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में केजरीवाल के साथ एक रोड शो भी किया। राहुल ने केजरीवाल को ठिकाने लगाकर ममता और अखिलेश को नसीहत देने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए पंजाब, गुजरात, हरियाणा और गोवा में चुनौती बन रही है, ये लगातार हमने देखा। और राहुल ने इस चुनौती को कम करने की कोशिश की है दिल्ली के माध्यम से। वहीं दिल्ली कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता बहुत पहले से ही केजरीवाल से हाथ मिलाने का विरोध कर रहे थे। इसी मुद्दे पर नाराज अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। लवली की तरह दिल्ली के कई बड़े नेता भी बगावत कर सकते थे, इसलिए राहुल ने केजरीवाल को दूर रखने में ही अपनी पार्टी की भलाई समझी। वैसे भी केजरीवाल से लोकसभा चुनाव में हाथ मिलाने की वजह से कांग्रेस को दिल्ली में कोई खास फायदा नहीं हुआ था। दरअसल राहुल गांधी क्षेत्रीय दलों पर अपनी निर्भरता को खत्म करना चाहते हैं। वो पहले भी क्षेत्रीय दलों की विचारधारा को कांग्रेस के मुकाबले 2M दर्जे का बता चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के सभी नेता राहुल के इस नए प्लान से सहमत नहीं हैं। और इन्हीं में से एक है राशिद अल्वी, जिनका मानना है कि कांग्रेस को 2024 के चुनाव में क्षेत्रीय दलों की वजह से ही सफलता मिली थी। आइए सुनते हैं राशिद अल्वी के विचार। इंडिया गठबंधन के बहुत सारे हमारे पार्टनर्स ने हमारी मुखालफत की। ये फैसला हमारी हाईकमांड को करना पड़ेगा कि हमें अपने एलाइज के साथ जाना है या अकेले चुनाव लड़ना। हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी 99 पार्लियामेंट की सीटें आई, जिसमें 60-65 सीटें हमारे पार्टनर्स, हमारे एलाइज की वजह से हम जीते। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली के घमासान से इंडी गठबंधन में दरार गहरी होती जा रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर क्या गई, कांग्रेस ने अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी सरकार को गिराने के लिए ऑपरेशन पंजा स्टार्ट कर दिया है। ऑपरेशन लोटस की तो बहुत बात करती है कांग्रेस, लेकिन ऑपरेशन पंजे पर वो खुलेआम क्योंकि बात कर रही है कि कांग्रेस के नेता पंजाब में विपक्ष के नेता जो हैं कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। पंजाब के कांग्रेस नेता ये बात ऐलानिया कर रहे हैं, सबके सामने कर रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के नेता इन दावों को खारिज कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की हार का सदमा झेल रहे केजरीवाल को शायद पार्टी नेताओं के दावों पर यकीन नहीं रहा, इसलिए उन्होंने आज पंजाब के सभी विधायकों को, मंत्रियों को दिल्ली तलब किया, उनसे मुलाकात की। दिल्ली के कपूरथला हाउस में केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनके मंत्रियों, राज्य के आप विधायकों और सांसदों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। ये बैठक पार्टी की राज्य इकाई में बढ़ते आंतरिक असंतोष की खबरों के बीच बुलाई गई थी। लेकिन मीटिंग के बाद जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रताप सिंह बाजवा के दावों के बारे में उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि बाजवा का ये दावा कर सकते हैं क्योंकि कांग्रेस की यही संस्कृति है। वहीं कांग्रेस पंजाब में मध्यावधि चुनाव होने का दावा कर रही है और इन सब के बीच बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में हार के बाद अब पंजाब में भगदड़ मचने वाली है। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। प्रताप बाजवा पिछले 2.25 साल से यही कह रहे हैं, तो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं तीसरी बार। तो मतलब वो तो कहते रहते हैं, पहले भी कहते थे 40 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, ये इनकी फितरत है, कहने दो। इतनी जल्दी उनको मीटिंग बुलाना तो मेरा ख्याल है कि वो जल्दी टूट जाएंगे। जो मैंने कल भी कहा था कि पंजाब में मिड टर्म पोल आएंगे, तो उन्होंने ये देख लिया कि कहीं दिल्ली में जो हुआ है वो पंजाब में ना हो जाए। 2 साल पड़े हैं, पर मैं एक बात कहता हूँ कि जितना वहाँ घबराहट है उनके एमएलएज में, वो नहीं चल पाएंगे। आपकी हार के बाद पंजाब में भी आपकी सरकार निश्चित तौर पर रह नहीं सकती। आप तानाशाही मुख्यमंत्री थे, इसलिए दिल्ली की जनता ने आपको हराया, विधानसभा से भी हराया, और पंजाब में 100% मैं कह रहा हूं भगदड़ मचेगी अरविंद केजरीवाल के व्यवहार के कारण।
तो इंडी गठबंधन में कांग्रेस के खिलाफ सबसे पहले ममता बनर्जी ने बिगुल फूंका था। ममता बनर्जी ही थी जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि इंडी की कमान कांग्रेस से वापस ले लेनी चाहिए। यहां तक कि ममता बनर्जी ने यह तक कह दिया था कि अगर बाकी लोग चाहें तो वो इंडिया अलायंस की कमान संभाल सकती हैं। ममता के इस बयान के बाद तत्काल उन्हें शरद पवार, उद्धव ठाकरे, लालू प्रसाद यादव ने समर्थन दे दिया था। इसी के बाद से राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर लगातार वो ममता को लेकर वो चौकन्ने हो गए। और खास बात यह है कि अगले साल मार्च अप्रैल में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और राहुल गांधी इन चुनावों में ममता बनर्जी को सबक सिखाने का मंसूबा बुन रहे हैं। कितना सबक सिखा पाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी जानते हैं कि राहुल चुनावों के लिए ममता और राहुल का प्लान क्या क्या है। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी ने सोमवार को ही पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक में साफ कर दिया है कि टीएमसी अगले विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। जी हां, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, ये ममता ने कहा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अभी से पश्चिम बंगाल के कांग्रेस संगठन को सक्रिय रहने का आदेश दे दिए हैं। राहुल गांधी 2026 में कांग्रेस को पूरी मजबूती के साथ बंगाल में चुनाव लड़वाना चाहते हैं। लेकिन पिछले प्रदर्शन की बात की जाए तो 2021 में कांग्रेस ने वामपंथी दलों के साथ समझौता किया था और वो राज्य की 92 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसे 0 सीटें मिली और वोट भी जो उसका था कांग्रेस का वो 2.9% था, यानी 2.9%। हालांकि कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को करीब कुल मिलाकर सारे दलों को मिलाकर 10% वोट मिले थे। और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में इंडी गठबंधन से नाता तोड़ रखा है, हालांकि वो केंद्र में गठबंधन का हिस्सा है। आइए सुनते हैं संजय राउत ने इस पूरे विवाद पर क्या कहा। कि हमेशा पश्चिम बंगाल में ममता जी इंडिपेंडेंट लड़ी है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसमें कोई ममता जी ने नई बात नहीं कही है। लेकिन हमारा ये हमेशा मानना है कि कांग्रेस पार्टी देश की बड़ी पार्टी है, अपने जो अलायंस है इंडिया ब्लॉक में है, उनके साथ उनका डायलॉग रहना चाहिए। तो दिल्ली चुनाव के नतीजे बिहार में भी इंडी गठबंधन के लिए खतरे की घंटी हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने इंडी अलायंस की कमान ममता को सौंपने के लिए सबसे पहले मुहिम चलाई थी। अब राहुल गांधी ने दिल्ली में केजरीवाल को हरवाकर राहुल और तेजस्वी यादव को भी संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। बिहार के कांग्रेस नेताओं के बयान भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेस को इग्नोर करके देश में कोई भी सेक्युलर गठबंधन नहीं चल सकता। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उनका यह बयान आरजेडी के लिए सख्त संदेश माना जा रहा है। वहीं बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह पहले ही कह चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किसी भी हाल से किससे कम सीटें पर समझौता नहीं करेगी कांग्रेस, उसे 70 सीटें चाहिए। वहीं कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर ने, जो बहुत वरिष्ठ हैं, उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से पूछ लिया है कि पार्टी गठबंधन की राजनीति करेगी या फिर अकेले ही चलेगी। दरअसल कांग्रेस के नेता इस तरह की बयानबाजी करके ये बताना चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस को इग्नोर करने का नतीजा दिल्ली जैसा हो सकता है। मतलब या तो कांग्रेस की बात मानो या फिर चुनाव हारने के लिए तैयार रहो। आपको बता दें कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सिर्फ 19 सीटें ही जीत सकी थी। यही वजह है कि आरजेडी कह रही है कि जिस राजनीतिक दल की जितनी जमीनी हैसियत होगी उतनी ही सीट उसको दी जाएगी। इंडी गठबंधन में मचे घमासान पर एनडीए नेताओं ने भी तंज किया है। उनका कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव इंडी गठबंधन की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। इंडिया अलायंस को देखते हैं तो एक गाना याद आता है, देख जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। और बिहार इलेक्शन विल बी द लास्ट नेल इन इंडिया अलायंसेस कॉफिन। इसके बाद इंडिया अलायंस वैसे ही इस धरती पर से विलुप्त हो जाएगा जैसे किसी समय में डायनासोर हुए थे।
तेजस्वी यादव तो इतने परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने कुछ दिन पहले ये बोल दिया था कि इंडिया अलायंस को खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव तक के लिए ही बना था। वैसे देखा जाए तो तेजस्वी के इस बयान का खासा महत्व है, क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आइए अब आपको पूरा सच बताते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव कांग्रेस से पिंड क्यों छुड़ाना चाहते हैं। एनडीए की तरफ से बीजेपी और जेडीयू ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन इंडी ब्लॉक से अकेले आरजेडी ही अभी तक एक्टिव दिख रहा है। बिहार में कांग्रेस के पास ना तो संगठन है, ना चुनाव जिताने वाले चेहरे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस यहां आरजेडी पर निर्भर है। परजीवी है कांग्रेस, जो यहां साबित होता है। उस पर से कांग्रेस इस बार फिर से विधानसभा की 70 सीटें मांग रही है। 2020 के चुनाव में भी कांग्रेस आरजेडी पर बोझ साबित हुई थी। कांग्रेस बिहार की 70 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ और सिर्फ 19 सीटें ही जीत सकी थी, जो कि पिछली बार से यानी 2015 से भी 8 सीटें कम थी। इस तरह से कांग्रेस का बिहार चुनाव में महज 27% ही स्ट्राइक रेट रहा 2020 में। आरजेडी को अब तक ये मलाल है कि अगर कांग्रेस 10 से 15 सीटें और जीत जाती तो तेजस्वी यादव शायद बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते थे, मगर ये हो ना सका। और अभी आलम है कि दूध के जले तेजस्वी यादव इस बार छाछ भी फूक फूक कर पीना चाहते हैं। तो बात 2023 की है। बीजेपी का विजयी रथ रोकने के लिए कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने घिसे पिटे यूपीए में फिर से जान फूकने के लिए इंडिया अलायंस के नाम से एक नया गठबंधन बनाया, जिसने 2024 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई। यानी इंडी गठबंधन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, यहाँ तक कि राहुल और अखिलेश बीजेपी को भविष्य में सत्ता से हटाने का दम भी भरने लगे थे। लेकिन महज कुछ ही महीनों में सब कुछ बिखरता दिख रहा है और सबके पीछे राजनीति के जानकार राहुल गांधी को खलनायक मान रहे हैं। आखिर इंडी गठबंधन के इस बिखराव के लिए राहुल गांधी क्यों जिम्मेदार हैं, इसका पूरा सच भी समझ लेते हैं। देखिए, 2024 के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस भले ही 99 सीटें जीतकर इतरा रही थी, लेकिन सहयोगियों को यह लगने लगा था कि कांग्रेस को यह सफलता उनकी बदौलत मिली है। अखिलेश के पास 37 लोकसभा सीट थी, जाहिर है उनका कदम बढ़ चुका था। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी को पश्चिम बंगाल में अपने दम पर ही 29 सीटें मिली, जिससे उनको भी ये समझ में आ गया कहीं ना कहीं कि वो किसी दूसरे की मोहताज नहीं है। फिर इसके बाद हुआ हरियाणा चुनाव का ऐलान। कांग्रेस ने यहाँ लोकसभा चुनाव में ठीक ठाक अच्छा प्रदर्शन किया था, सो वो अपनी जीत पक्की मान रही थी। यहाँ तक कि उसने समाजवादी पार्टी के साथ सीटें शेयर करने से भी इनकार कर दिया। लेकिन हरियाणा के नतीजों ने कांग्रेस की सारी हवा निकाल दी और वो बीजेपी के सामने चारों खाने चित हो गई। हरियाणा के साथ हुए जम्मू कश्मीर के चुनावों में भले ही इंडी गठबंधन की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने सत्ता हासिल कर ली हो, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन इन चुनावों में बेहद खराब रहा। राज्य में कांग्रेस ने 39 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो सिर्फ 6 सीटें ही जीत पाई। इसके बाद रही सही कसर महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने पूरी कर दी। यहाँ इंडी गठबंधन के मिनी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 46 सीटें मिली। इसी के साथ यूपी के जो उस वक्त विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसमें भी कांग्रेस सपा के साथ सक्रिय नहीं दिखी और नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने 9 में से 7 सीटें जीतकर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को जमीन पर ला पटका। उधर झारखंड में भले ही इंडी की सहयोगी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में पहुंच गई, लेकिन कांग्रेस की तुलना में बाकी सहयोगियों ने उससे बेहतर प्रदर्शन किया। इसके बाद आई दिल्ली चुनाव की बारी। कांग्रेस ने यहां एक बार फिर इंडी गठबंधन को धोखा दिया और अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। कांग्रेस को दिल्ली चुनाव में 0 सीटें, 0 सीटें, 0 सीटें मिली, लेकिन वो यहां वोट कटुआ पार्टी बनी और उसने आपको 14 सीटों पर चुनाव हरवा दिया। इस घटना से इंडिया अलायंस के बाकी नेताओं का भरोसा कांग्रेस से टूट गया है। तो यह है चुनाव दर चुनाव की कहानी। वहीं राहुल गांधी इंडी गठबंधन को तहस नहस करने पर तुले हुए हैं। उन्हें इस बात का गुमान है कि चूंकि उनके पास लोकसभा में 99 सीटें हैं, इसलिए सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उन्हें ही इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने का हक है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि कांग्रेस को ये 99 सीटें इंडी गठबंधन के सहयोगियों के दम पर नसीब हुई हैं। आइए आंकड़ों के जरिए समझते हैं पूरा सच। आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 99 सीटें आई, उनमें से ज़्यादातर उन राज्यों में आई जहां कांग्रेस
जूनियर पार्टनर की भूमिका में थी, यानी सहयोगियों के सहारे से उसने ये सीटें हासिल की। परजीवी पार्टी। ऐसे राज्यों में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 50% रहा, जबकि जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था वहां कांग्रेस बड़ी पार्टी की जहां भूमिका में थी, तो वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट रहा सिर्फ और सिर्फ 26%। 16 राज्यों में, जी हां 16 राज्यों में जहां कांग्रेस अकेले लड़ी वहां उसके वोट शेयर में गिरावट आई। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों में जहां कांग्रेस अपने दम पर लड़ी, सीधे बीजेपी की टक्कर में थी, वहां 64 में से सिर्फ 2 ही सीटें वो जीत सकी। वहीं देश के 13 राज्यों में तो कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला और कांग्रेस एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई। अब आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने जिन राज्यों में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा, यानी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया, ऐसी सीटों की संख्या 99 में से 32 है, और जबकि 67 सीटें उन राज्यों से आई जहां कांग्रेस ने गठबंधन किया था। इसलिए कांग्रेस को कहा जाता है परजीवी पार्टी। और राहुल गांधी ने पहले तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस को परजीवी बनाया और अब उसे सिर्फ एक वोट कटुआ पार्टी बनाने पर तुले हैं। आंकड़े भी इस बात की चीख चीख कर गवाही देते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद पिछले 7 महीनों में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। यहाँ 5 राज्यों की विधानसभा की सीटों की संख्या 624 है, जिनमें से कांग्रेस ने 328 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ जीती कितनी सीटें? 75, यानी जीत का स्ट्राइक रेट कितना है? महज 23%, यानी 23%। वहीं बीजेपी ने 5 राज्यों में 432 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 278 सीटें जीतने में वो कामयाब रही। इस तरह से बीजेपी के जीत का स्ट्राइक रेट है 64%, 64%। तो ये है बीजेपी और कांग्रेस का अंतर। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हारी है अब तक कितने चुनाव। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और राहुल गांधी के लिए बीजेपी तंज कसती है कि राहुल नाम का जो प्रोडक्ट है वो बार बार लॉन्च किया जाता है और हर बार वो फ्लॉप हो जाता है। बीजेपी का ये तंज अब कांग्रेस के सहयोगी दलों के दिलो दिमाग पर असर करने लगा है। दरअसल इसके पीछे है राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनावी हार का इतिहास। राहुल की कप्तानी में कांग्रेस बार बार हार रही है, लेकिन हर बार हार पर मंथन करने के बजाय ठीकरा कभी ईवीएम पर, कभी सहयोगी दलों पर फोड़ा जाता है और राहुल गांधी बच निकलते हैं। कहीं ना कहीं अब ये बात इंडी गठबंधन के बाकी पार्टियों को भी समझ में आने लगी है। 2012 के बाद से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अब तक 90 बार, जी हां 90 बार चुनाव हार चुकी है। देखिए, 2012 में यूपी, पंजाब, गोवा चुनाव हारी कांग्रेस। 2013 में त्रिपुरा, नागालैंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव हारी कांग्रेस। 2014 में लोकसभा चुनाव के अलावा कांग्रेस हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम में चुनाव हारी। 2015 में कांग्रेस दिल्ली का चुनाव हारी। 2016 में कांग्रेस असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव हारी। तो ये 2016 की आप देख सकते हैं, असम में हारी, केरल में हारी, तमिलनाडु में हारी, पश्चिम बंगाल में हारी। 2017 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हारी, उत्तराखंड में हारी, मणिपुर में हारी, गोवा में हारी, गुजरात में हारी और हिमाचल प्रदेश में भी हार गई। 2018 में कांग्रेस त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, तेलंगाना में चुनाव हारी। अब बात करते हैं 2019 की। लोकसभा चुनाव के अलावा कांग्रेस आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा,
सिक्किम महाराष्ट्र में चुनाव हार गई। फिर बारी आई 2020 की, जहां बिहार और दिल्ली का चुनाव कांग्रेस हार गई। 2021 में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी का चुनाव कांग्रेस हार गई। 2022 उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में कांग्रेस चारों खाने चित। 2023 में कांग्रेस त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव हारी। 2024 लोकसभा चुनाव के अलावा कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव हारी। और फिर बारी आई 2025 की, जहां दिल्ली विधानसभा में चुनावी हार मिली कांग्रेस को। कांग्रेस को मिली कुल कितनी सीटें? 0, 0, 0, यानी 0 सन्नाटा। तो यह है कांग्रेस का हार और हारों का इतिहास। और 90 बार राहुल गांधी कांग्रेस के लिए चुनाव हार चुके हैं। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।